Hello, class first year. So now the cooperative societies, I think you got the point. Means what is the real meaning of cooperative societies, and I think you search the examples about it. और सबसे अच्छा example you can say it is Amul in Gujarat. Amul is the best example of cooperative societies. Amul एक एजेंसी है, खुद में एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो अपने लिए काम करती है। कुछ फार्मर्स जो मिल्क का बिजनेस करते थे वो सब मिले और उन्होंने एक फॉर्म डिसाइड कर दिया। ठीक है, नेम भी ऐसे ही बनाए, आनंद विलेज के थे, खेरा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, मिल्क कॉरपोरेशन यूनियन था जिसका नाम AMUL कर दिया गया था, अमूल। यस, यूपी में भी हैं, दिल्ली में भी हैं और बहुत सारे और मीन्स हर एक स्टेट में कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ अलग अलग स्टेटस पे काम कर ही रही हैं। अमूल भी मीन्स उनका में से एक एग्जाम्पल सामने आ जाता है। राइट, तो अब बात करते हैं उसके मेरिट्स और डिमेरिट्स की वजह से कि क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ मीन्स जब वॉलंटरली फॉर्म हो रही हैं तो काफ़ी ज़्यादा मेरिट्स अपने मेंबर्स को देती हैं, जिसमें सबसे पहले आता है वोटिंग स्टेटस, जो सबको इक्वलिटी दिखाने के लिए है। ठीक है, मीन्स इक्वालिटी सभी के लिए होती है। मीन्स आपको पहले भी इसके बारे में हमने बात की थी कि वन मैन वन वोट के प्रिंसिपल पर काम करता है कोऑपरेटिव सोसाइटी। राइट, तो इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस यहाँ पर कंटिन्यू चलता रहता है। नंबर 1 पॉइंट किसका आ जाता है? इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस। राइट, सेकंड नंबर पे नंबर यहाँ पे कुछ आगे पीछे हो गए हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पे आते हैं या स्टेबल एग्जिस्टेंस। ठीक है, पहला मेरिट क्लियर हो गया आपको, इक्वालिटी इन वोटिंग स्टेटस होता है, सभी को जितने भी मेंबर्स हैं उन्हें वोटिंग स्टेटस इक्वल मिलता है। ईच मेंबर इज एंटाइटल्ड टू इक्वल वोटिंग राइट्स। राइट, सेकंड नंबर पे आते हैं, सेकंड है स्टेबल एग्जिस्टेंस। स्टेबल एग्जिस्टेंस मीन्स इसलिए कह सकते हैं क्योंकि डेथ, बैंकरप्सी या जो ल्यूनेसी हो जाती है या कोई मेंबर चला जाता है, रिटायरमेंट ले लेता है या वॉलेंटरली वो लीव ले लेता है, तो उससे कोऑपरेटिव सोसाइटी के एग्जिस्टेंस पर, उसकी कंटिन्यूटी पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है। ठीक है, मीन्स अनअफेक्टेड रहते हैं, ऑपरेशंस चलते रहते हैं क्योंकि बाकी मेंबर्स उसको कंटिन्यू करते रहेंगे। इसलिए एक अच्छी बात है यहाँ पर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए, वो है स्टेबल एग्जिस्टेंस की। ठीक है, उसके बाद आती हैं लिमिटेड लायबिलिटी। इसके बारे में हम पहले भी बात किया है कि लायबिलिटीज़ लिमिटेड होती हैं, मीन्स दे आर जस्ट बेस्ड ऑन योर कैपिटल इन्वेस्टेड। मीन्स जितना भी आपने कैपिटल इन्वेस्ट किया है उतने के लिए ही आप लायबल हैं कि आप क्रेडिटर्स को सेटिस्फाई करेंगे। अगर आपको कभी क्रेडिटर्स को इस तरह से सेटिस्फाई करने की बात आती है तो आप अपने कैपिटल के स्टेटस तक रहेंगे, उससे 1 रुपया ज़्यादा आपसे नहीं लिया जा सकता। आपकी लायबिलिटी लिमिटेड रहेंगी हर एक मेंबर की। ठीक है, मीन्स पर्सनल एसेट ऑफ द मेंबर are safe now, means they will be untouched by the business. right, नेक्स्ट नंबर आता है, इसमें बात करते हैं जब आगे तो एक और जो मेरिट सामने आती है वो है इकोनॉमी इन ऑपरेशन। ठीक है, इकोनॉमी इन ऑपरेशन का मतलब ये कह सकते हैं आप कि द मेंबर्स जनरली ऑफर हार्मोनियस सर्विस टू द सोसाइटी, है ना, लगातार वो सर्विस देने की कोशिश कर रहे हैं सोसाइटी को, और मेन जो मोटिव है वो है मिडिल मैन को हटाना, एलिमिनेशन ऑफ मिडिल मैन। ठीक है, मिडिल मैन नहीं चाहिए हमें। प्रोड्यूसर और कस्टमर दोनों ही मेंबर हो सकते हैं, यस और नो। अगर जो आप कस्टमर है वो मेंबर भी नहीं है, लेकिन जो है वो प्रोडक्शन इस लेवल पे किया जाता है अपने मेंबर्स के लिए ही कि
आपको इकोनॉमिक बेनिफिट्स लगातार मिलते रहते हैं। ठीक है, कस्टमर कोई और भी है, डजेंट मैटर, प्रोड्यूसर है, मेंबर्स हैं सारे उसके, और वो कस्टमर के लिए बिजनेस कर रहे हैं, वो एक हार्मोनी चाहते हैं सोसाइटी में, क्योंकि उन्हें एग्जिस्ट रहना है मार्केट में, और अगर मार्केट में एग्जिस्ट रहना है तो कस्टमर्स को सेटिस्फाई करना ज़रूरी होता है, और उससे पहले अपने मेंबर्स को इकोनॉमिकली सेटिस्फाई करना और ज़्यादा ज़रूरी होता है, और यहाँ पर उसकी पूरी जगह है। कहाँ पर? कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में इकोनॉमी इन ऑपरेशंस लगातार अच्छे से चलती रहती हैं, लगातार फ़ायदे पहुंचते रहते हैं, इसीलिए बिजनेस अच्छे से चलता रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सपोर्ट अच्छा मिलता है क्योंकि एक डेमोक्रेटिक आइडिया को एग्जाम्पल करने का काम कर रही होती हैं कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। ठीक है, इसलिए गवर्नमेंट जो है वो लो टैक्सेस, सब्सिडीज़ और लो इंटरेस्ट रेट पर लोन्स को प्रोवाइड कराने की कोशिश करती रहती है। ठीक है, और कोशिश ही नहीं है, करती ही है। बजट में होता है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इतने % पर आप लोन प्रोवाइड कराएंगे, उनको इतना टैक्स देना होगा, सब्सिडी भी मिलती है। ठीक है, अलग अलग स्टेट्स में उसके लिए बजट पास होते हैं, तो वहाँ पर सब्सिडीज़ कंटिन्यू प्रोवाइड कराई जाती हैं, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए। नेक्स्ट नंबर एंड द लास्ट आता है इजी ऑफ फॉर्मेशन। इजी ऑफ फॉर्मेशन इसलिए आसान है क्योंकि कुछ लोग मींस मिनिमम, जिसके बारे में पहले बात कर रहे थे, मिनिमम 10 मेंबर्स उसको स्टार्ट कर सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी को कितने लोग स्टार्ट कर सकते हैं? मिनिमम 10 लोग स्टार्ट कर सकते हैं। आप सिंपली, कोई ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं, सिंपली आप जो हैं रजिस्ट्रेशन कराते हैं। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के अंडर में, और आप इजीली बिजनेस अपना स्टार्ट कर सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, जल्दी से स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये मेरिट्स थी इसकी। अब इसके बाद इसके कुछ जब अच्छाइयाँ हैं तो कुछ रेस्ट्रिक्शंस भी सामने आएंगी, मीन्स कुछ डिमेरिट्स भी सामने आएंगी। वो डिमेरिट्स स्टार्ट होती हैं लिमिटेड रिसोर्सेज से। लिमिटेड रिसोर्सेज इसलिए बोला जा रहा है, एक लिमिटेशन इसके लिए है, एक डीमेरिट है इसकी, क्योंकि जो मेंबर्स हैं वो एक लेवल पर या एक लिमिट तक ही कंट्रीब्यूट करते हैं। यस और नो? मीन्स रिसोर्सेज ऑफ द कोऑपरेटिव सोसाइटी कंसिस्ट ऑफ कैपिटल कंट्रीब्यूशन। यस और नो? कैपिटल कंट्रीब्यूशन पे ही तो कंसिस्ट हो रही हैं ऑफ द मेंबर्स, तो इसलिए लिमिटेड रह जाता है। तो इसीलिए लो रेट ऑफ डिविडेंड ऑफर की कर पाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को, है ना। अब जब जितने कैपिटल लग रही है उसी हिसाब से तो जो है रेट ऑफ डिविडेंड बन पाएगा, है ना। तो लिमिटेड रिसोर्सेज इसलिए अब रिसोर्सेज कैपिटल के लिए कहा जा रहा है, जितनी कैपिटल आएगी उसी के हिसाब से तो बिजनेस आगे चलेगा ना। अगर आपकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो बड़ी होती चली जाए, जैसा अमूल जैसी हो जाए, है ना, और भी हैं बहुत सारी, तो ये जो एक लिमिटेशन है वो थोड़ा सा बैलेंस कराया जा सकता है। ठीक है, लेकिन जनरली जब स्टार्ट होते हैं या जो छोटी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं उनके लिमिटेड रिसोर्सेज रह जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट नंबर आता है लेक ऑफ सीक्रेसी। अब क्योंकि इतने सारे मेंबर हैं, ओपन डिस्कशन होता है मीटिंग्स में, तो वहाँ पर कुछ भी डिस्क्लोजर जो है वो हो सकता है। ठीक है, लेकिन उसके लिए एक्ट्स हैं, आप कंटिन्यू अपनी सीक्रेसी को अपने हाथ में रखकर उसको बैलेंस रख सकते हैं, लेकिन एक डिमेरिट की तरह से तो ट्रीट होती ही है कि यहाँ पर सीक्रेसी मीन्स काफ़ी बार देखा गया है या कुछ केसेस जो हैं वो फाइल हुए हैं जिसमें ऐसे फ्रॉड्स या सामने आए हैं जिसमें सीक्रेसी मीन्स कुछ भी डॉक्यूमेंट्स थे वो लीक करवा दिए गए, मेंबर्स जो हैं वो फ्रॉडी बन गए और उन्होंने ऐसा कुछ बुरा कर दिया। इसलिए बैलेंस किया जा सकता है, ये बात नहीं है, बैलेंस किया जा सकता है, लेकिन आपको इसकी प्रॉब्लम
कंटिन्यू रहती है, ठीक है, लेक ऑफ सीक्रेसी। नेक्स्ट नंबर आता है, यह है इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट, ठीक है। अब ये बात क्यों कही जा रही है, क्योंकि जो लोग मान लीजिए जिन्होंने बिजनेसेस, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई थी, ज़रूरी नहीं है कि वो बाय स्किल मैनेजर्स ही हों, वो खुद मैनेज कर सकें, ठीक है। उन्होंने और ज़्यादा पैसा लगाने की कोशिश की, तब वो अपॉइंट कर सकते हैं मार्केट से, हायर कर सकते हैं मार्केट से अच्छे मैनेजर्स को जिनके पास एक्सपीरियंस हो। ऐसा जनरली होता नहीं है, ठीक है। अब की बात नहीं, अब तो हो जाता है, अब क्योंकि ज़्यादा मार्केट जो है ब्रॉड हो गए हैं, वाइडर हैं, चॉइसेस बहुत सारी हैं, और हमें लगातार अच्छे एम्प्लॉयज़ बाहर से मिल जाते हैं। लेकिन अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी उतने लेवल पर बिजनेस नहीं कर रही हैं तो वो खुद ही मैनेज करते हैं सब कुछ। अब खुद ही मैनेज करते हैं तो वो एक्सपर्ट मैनेजर्स नहीं हो पाते, ये एक इनएबिलिटी उनके अंदर बनी रहती है, जिसकी वजह से मैनेजमेंट अच्छे से काम नहीं कर पाता है। अगर वो बाहर से अपॉइंट कर लें, ठीक है, मैं तो बैलेंस की बात कर रहा हूँ कि ये एक डिमेरिट है, लेकिन इसको बैलेंस भी किया जा सकता है, ठीक है। तो आप अगर डिमेरिट को सिर्फ डिमेरिट बुराई ही समझ के सुनोगे तो आप शायद लिखने में कंफ्यूज हो जाओ, और दूसरी चीज़, जब कोई केस स्टडी आए तो आप उसमें कंफ्यूज हो सकते हो। तो इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट होता है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में, लेकिन हमेशा नहीं होता। मैनेजर्स या दूसरे और एम्प्लॉयज़ या अकाउंटेंट्स भी हो सकते हैं, या प्रोडक्शन में भी हो सकते हैं, सेल्स में भी हो सकते हैं, वो अपॉइंट किए जा सकते हैं अगर आप अपना जो कैपिटल स्टेटस है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव कर लें, ठीक है। लेकिन एक डिमेरिट लगातार ये चलती रहेगी, ठीक है, इनएफिशिएंसी इन मैनेजमेंट। इज इट डन? अब नेक्स्ट नंबर आता है गवर्नमेंट कंट्रोल। अब क्योंकि गवर्नमेंट इतने सारे बेनिफिट्स आपको दे रही है कि वो आपसे कम टैक्स लेती है, आपको लो रेट पर लोन प्रोवाइड करा देती है, आपको सब्सिडी दे देती है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल आपके ऊपर कंटिन्यू बना रहता है। यस, आप ऐसा कह सकते हो कि इन रिटर्न ऑफ द प्रिविलेजेस offered by the government, cooperative society have to comply with several rules and regulation related to auditing of accounts, submission of accounts, or interference in the functioning of cooperative organization। ये कंटिन्यू चलता रहता है, आपको अकाउंट बनाते वैसे तो देखो, अब अगर आप इसको डीमेरिट समझो तो ये डीमेरिट है, गवर्नमेंट कंट्रोल तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर है, यस और नो, है ना। लेकिन यहाँ ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं उनके ऊपर स्पेशली, क्योंकि उन्हें सब्सिडी मिलती है, उन्हें टैक्स कम देना पड़ता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इनके अकाउंट्स ठीक होने चाहिए, ये अकाउंट्स को ऑडिट कराते रहें, हाँ, गवर्नमेंट का इंटरफेयर लगातार बना रहे, जिससे कि कोई करप्शन पैदा ना हो, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन जिसकी बात की जाती है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी में गवर्नमेंट के रूल में ही होता है, कंट्रोल गवर्नमेंट का बना रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट उनके सपोर्ट में रहती है। इसको एक डिमेरिट की तरह से ट्रीट किया जा सकता है, क्योंकि फ्रीडम ऑफ ऑपरेशन उस लेवल का नहीं रह जाता है। इज इट डन? तो ये एक डिमेरिट की तरह से ट्रीट होता है कि गवर्नमेंट ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करती है, इंटरफेयर ज़्यादा करती है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर, लास्ट नंबर पे आता है, वो है डिफरेंसेस इन ऑफ ओपिनियन। अब देखो इतने सारे मेंबर हैं तो उनके ओपिनियंस में डिफरेंसेस नहीं होंगे क्या? बिल्कुल होंगे। तो इंटरनल क्वेरीज जनरली अराइज होंगी, ठीक है, और उनके व्यू पॉइंट्स अलग अलग होंगे, पर्सनल इंटरेस्ट भी अलग अलग हो सकते हैं। तो ऐसे ये भी एक डिमेरिट की तरह से ट्रीट होगा कि, और ये बेसिकली होता ही है, ठीक है, कि डिफरेंसेस इन ऑफ ओपिनियन मेंबर्स के बीच में लगातार चलता रहता है, जिसको कंट्रोल करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा, ठीक है। क्योंकि वो कैपिटल के बेसिस पर सेम हो सकते हैं कि सबने इक्वल पैसा लगा दिया, या किसी ने ज़्यादा लगा दिया है, किसी ने कम लगाया है, लेकिन उनकी ओपिनियन भी तो अलग अलग होंगी,
वो अलग अलग इंटरेस्ट से सोचेंगे, वो मार्केट के को अलग अलग व्यू पॉइंट से देख रहे होंगे, है ना। तो अगर ऐसी कंडीशंस आती हैं तो एक लिमिटेशन खड़ी हो जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के सामने, जिसको कहा जाता है डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन। इज इट डन? तो अब इसके बाद बात करेंगे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो टाइप्स होते हैं, कौन कौन से टाइप्स की होती हैं, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उसके टाइप्स हैं, ठीक। और टाइप्स के बाद फिर आगे फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं इस चैप्टर से में जो एनसीईआरटी देता है, उसके बारे में कंटिन्यू। अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। कंटिन्यू आपको चैप्टर से रिलेटेड मीन्स टॉपिक टू टॉपिक वीडियोस मिलते रहेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू वेरी मच।